हेलो फ्रेंड्स, मैं रानी कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी बुक एम लक्ष्मीकांत की। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 की मैंने पहले भी वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उस वीडियो को देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। Integrated and independent judiciary. The Indian Constitution establishes a judicial system that is integrated as well as independent. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशियल सिस्टम दे रखा है वो इंडिपेंडेंट है, इंटीग्रेटेड भी है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जुडिशरी अपने प्रोसेस में इंडिपेंडेंट है। एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होता है जुडिशरी पे। और इंटीग्रेटेड का मतलब है कॉमन जुडिशरी है पूरे इंडिया के लिए। हमारे देश की जुडिशरी में टॉप में होगी सुप्रीम कोर्ट। सारे हाई कोर्ट को सुपरवाइज करेगी सुप्रीम कोर्ट। और स्टेट के अंदर हाई कोर्ट बड़ी होगी और उस हाई कोर्ट के नीचे बहुत सारी और सबऑर्डिनेट कोर्ट होगी, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, सेशंस कोर्ट होगी। फिर इन कोर्ट्स के नीचे भी बहुत सारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती है। बट ये सिस्टम सेम है, बस इसकी हायरार्की एक है। हायरार्की ये है कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर स्टेट में हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे उसकी सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में जो अलग अलग स्टेट की जुडिशरी है वो फेडरल जुडिशरी को रिपोर्ट नहीं करता है। फेडरल जुडिशरी मतलब सेंट्रल जुडिशरी को रिपोर्ट नहीं करता है, उसके डायरेक्शन के अंदर नहीं चलती है, वो अपना खुद अलग चलती है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं द सुप्रीम कोर्ट इज ए फेडरल कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट। यहाँ पे है क्या कि सुप्रीम कोर्ट एक फेडरल कोर्ट है। यूएसए वाला फेडरल कोर्ट नहीं फ्रेंड्स, यूएसए में जो फेडरल कोर्ट है ना वो फेडरल कोर्ट नहीं, ये इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड इंडिया का फेडरल कोर्ट है। और गारंटर है फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन के। फिर हमारे देश में जुडिशरी की इंडिपेंडेंट को मेंटेन करने के लिए और बहुत सारे प्रोविज़न किए गए हैं। हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है कि जब जजेस को अपॉइंट किया जाएगा तो कितने समय के लिए अपॉइंट किया जाएगा और उस समय उसकी सर्विस कंडीशन क्या होगी। सर्विस कंडीशन में जो एग्जीक्यूटिव हैं या लेजिस्लेचर हैं वो अपने हिसाब से कोई चेंजेस ला नहीं सकता। यानी उस सर्विस कंडीशन पे एक जजेस को अपॉइंट किया गया वही उसकी सर्विस कंडीशन रहेगी जब तक वो काम करेगा जज अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में। तो जो भी काम करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में और हाई कोर्ट के जज अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में, उनका कोई भी डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं होगा। जब ये जज रिटायर हो जाएंगे तो इनको कोर्ट में प्रैक्टिस करने की फ्रीडम नहीं होगी। जब ये जज रिटायर हो जाएंगे ना तो इसको कोर्ट में प्रैक्टिस करने की फ्रीडम नहीं होगी। जब तक इनका टेन्यूर रहेगा तब तक इनका ये प्रॉपर तरीके से काम करेंगे और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो खर्चा है उनको डायरेक्टली चार्ज किया जाएगा ऑन द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के सारे खर्चे को चार्ज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे खर्चे हैं, जितनी भी खर्चे हैं सुप्रीम कोर्ट के उसको चार्ज किया जाएगा कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से। मतलब जितना भी सुप्रीम कोर्ट का खर्चा आएगा वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से निकलेगा और उसके ऊपर किसी तरीके की वोटिंग नहीं कर सकती है पार्लियामेंट। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स टू ऑल द सिटीजन। यहाँ पे है क्या कि फंडामेंटल राइट गारंटर है इंडियन सिटीजन के लिए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको पार्ट 3 में रखा गया है।
चलिए हम लोग देख लेते हैं। राइट टू इक्वेलिटी आर्टिकल 14 से 18 तक है राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक है राइट टू फ्रीडम। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन आर्टिकल 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 से 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जितनी भी दे रखी है राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। और एक आर्टिकल था पहले, इसमें तो 6 आर्टिकल देख रखी है, पहले और एक आर्टिकल था आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी, उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू हटा दिया गया है। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी एक लीगल राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। पहले वो फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू हटा दिया गया है। लेकिन अभी भी लीगल राइट है, लीगल राइट है आर्टिकल 300A के अंदर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 12। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। द फंडामेंटल राइट आर मींट फॉर प्रोमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, मतलब लेजिस्लेचर समय समय पर लॉ बना सकता है। लेजिस्लेचर मतलब लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा के पास पावर है कि सेंटर बेसिस पे लॉ बना सकते हैं। स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर है कि वो लॉ बना सकते हैं, लेकिन वो जो आर्बिट्रेरी है, कहीं वो आर्बिट्रेरी ना हो जाए, वो जो आर्बिट्रेरी ना हो जाए, टेक्निकल ना हो जाए, एग्जीक्यूटिव ना हो जाए, अपने हिसाब से सरकारें ना काम करने लग जाए, न अपने हिसाब से सरकारें ना काम करने लगे। इसलिए फंडामेंटल राइट्स को जस्टिसिएबल बनाया गया है। जस्टिसिएबल बनाने का मतलब है, अगर आपके फंडामेंटल राइट अगर वॉयलेट होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। आप कोर्ट में जाके सीधे याचिका फाइल कर सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहे हैं, हमें बचाइए। और ये याचिका आप हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा फ्रेंड्स, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं फंडामेंटल की याचिका फाइल करने के लिए। जो एग्रीगेव्ड पर्सन है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। ये आ सकता है, ये जुरिस्डिक्शन के अंदर, रीट जुरिस्डिक्शन के अंदर ये आएगा। जो एग्रीगेव्ड पर्सन है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है और ये रीट जुरिस्डिक्शन के अंदर आएगा। लेकिन फंडामेंटल राइट सैक्रोसेंट नहीं है। फंडामेंटल राइट सैक्रोसेंट नहीं है। फंडामेंटल राइट को बदला जा सकता है। पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू किसी भी फंडामेंटल राइट को हटाया जा सकता है और नया फंडामेंटल राइट को लाया जा सकता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और जब नेशनल इमरजेंसी इम्पोज होती है इंडिया में आर्टिकल 352 के अंदर, उस समय पे दो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के द्वारा दिए गए फंडामेंटल राइट को किसी भी कंडीशन में सस्पेंड नहीं कर सकते। इमरजेंसी के दौरान भी उसको सस्पेंड नहीं कर सकते। देखिए फ्रेंड्स, जब इमरजेंसी लगती है ना तो कुछ फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 किसी भी इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं, किसी भी कंडीशन में सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। आज के लिए यहीं तक। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।